तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपका डालना है इंटरमीडिएट डालना है, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको भौतिक विज्ञान, ठीक है, 2020 का मॉडल पेपर, कौन सा 2020 का मॉडल पेपर 346 XS, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा नहीं है, आपको इंटरमीडिएट परीक्षा होगी। कॉपी आपको सेम इसी तरीके से मिलने वाली है जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी रहेंगे ये आपको निर्देश दिया जाएगा उसमें कि आपको कॉपी के किसी भी भाग में उसका नाम, कॉपी के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। जो परिषद की परीक्षा है ना, इसमें सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका पर दिए गए जो पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सावधानी के साथ पालन करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। कौन से? निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं जो प्रविष्टियां हैं वो शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे, ठीक है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे डाला जाएगा अंकों में, यहाँ पर शब्दों में डाला जाएगा, ठीक है। विषय यहाँ पे भौतिक विज्ञान होगा। प्रश्न पत्र आपको केवल डाल देना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 346 XS, ठीक है। परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको डाल देना। टोटल आपको कॉपी इस तरीके से है और आप जो मार्क्स पाएंगे ना आपको यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर खंड क की बात करेंगे, ठीक है। खंड क में कौन से क्वेश्चन आएंगे? बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके लिए एकदम बेहतरीन से क्वेश्चन रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर खंड क की प्रश्न 1 नंबर की बात करेंगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले कितने? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम आपको बताया भी कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। जो प्रतिरोध है कितना होगा? 9/2, 16/3 या 12 ओम या 24 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर दे रखा है फिगर ABC, ठीक है। ये आपका फिगर दे रखा है, इसमें आपको क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 8 ओम और 8 ओम क्या है? सीरीज में है, ठीक है। और ये 8 ओम क्या हो जाएगा? जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे AB और AC श्रेणी क्रम में, जैसे हमने आपको बताया AB और AC क्या है? श्रेणी क्रम में है। तब R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 8 यानी R1 + R2 बराबर 16 ओम। क्या हो जाएगा? R1 + R2 बराबर क्या हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। और तथा R डैश और BC समांतर क्रम में है तब परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R डैश + 1/8 बराबर 1/16 + 1/8 बराबर 1 + 2/16 यानी 1/R बराबर 3/16 यानी कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर 16/3 ओम है, ठीक है। क्या है? 16/3 ओम है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, मान लीजिए कोई क्या है? प्रत्यावर्ती परिपथ है।
परिपथ में R बराबर 100 ओम, क्या R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। तो आरोपित जो वोल्टेज है और जो प्रवाहित धारा है इसमें कलांतर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम तथा XL बराबर XC बराबर 200 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर माना आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर फाई है तथा tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R बराबर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 200 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाई बराबर 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ग नंबर की बात करेंगे। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो, यदि ध्रुवण कोण क्या हो, अल्फा हो तथा क्रांतिक कोण क्या हो, बीटा हो, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 ये हो जाएगा, या कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, या tan अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 1, जहाँ n क्या है 1 साइन फाई, जहाँ बीटा क्या है क्रांतिक कोण है तथा n क्या है पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो बूस्टर के नियम से क्या हो जाएगा, n बराबर tan अल्फा, इस प्रकार tan अल्फा बराबर 1 साइन भी, या tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए कंगा की बात करेंगे। एक ही वेग से गतिमान, किसने, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या अल्फा कण की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों में, किसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोगों में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है h अपान e अपान h या v0 अपान v। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो आइंस्टीन के अनुसार क्या हो जाएगा, E बराबर ओमेगा प्लस के ई मैक्स, क्या हो जाएगा, E बराबर ओमेगा प्लस के ई मैक्स, एच वी बराबर एच न्यू 0 प्लस ई वी 0, या v0 क्या हो जाएगा h अपान ई v माइनस एच न्यू 0 अपान ई, या y बराबर क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा h अपान ई तथा c बराबर माइनस एच न्यू अपान ई, यानी यहाँ तुलना करेंगे एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर नंबर 2 की बात करेंगे। और 2 में देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर ही कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाले हैं, पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, जो अवतल लेंस है उसकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, यानी जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष है ना उसके समांतर चलने वाली जो किरणें हैं लेंस में से अपवर्तित होकर, जो लेंस है लेंस में से क्या होती है अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित, कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से, एक निश्चित बिंदु से क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस लेंस का क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या है। यानी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष मतलब क्या होता है कि जो उसके ध्रुव से जाती है, जो कोई रेखा जो उसके ध्रुव से जाती है, यानी सीधे क्या होती है रेखा में उसके ध्रुव से जाती हुई, ठीक है। यानी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, जो लेंस है ना, लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए 2 के ख की बात करेंगे। 2 का ख देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु के में संबंध लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी, अर्ध आयु टी हाफ कितना होती है 0.6931 अपान लैम्डा, यानी पदार्थ की औसत आयु टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा, अतः अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.6931 औसत आयु टाउ, ठीक है। ये आपके लिए संबंध हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। किसका, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाना है आपको। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश, मान लीजिए कोई हमारा क्या है धातु पृष्ठ है, उससे प्रकाश क्या होगा, यहाँ पर अगले पेज में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन यानी किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उच्च धातु पृष्ठ का प्रकाश, किसका, उस धातु पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, W से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, मान लीजिए कोई हमारा क्या है धातु पृष्ठ है, ठीक है, से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति V0 हो, तो जो न्यूनतम आवृत्ति है वो क्या हो V0 हो, तो पृष्ठ का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन W बराबर S/0 होगा। क्या होगा, S/0 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। किसका, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है, वाटहीन धारा क्या होती है। तो यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसमें, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व L अथवा केवल धारा C है तो प्रतिरोध क्या होगा, 0 है। तब परिपथ में धारा तो बहती है परंतु औसत शक्ति क्षय 0 रहता है। जो औसत शक्ति क्षय है वो क्या रहता है, 0 रहता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होती। जो परिपथ होता है उसमें ऊर्जा क्षय नहीं होती है। परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। परिपथ की धारा को क्या कहेंगे, वाटहीन धारा कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। किसकी, विभव प्रवणता की परिभाषा आपको देना है, ठीक है। किसकी, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, ठीक है, क्षेत्र की दिशा अनुदिश, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान, जो वैद्युत विभव का मान है वो क्या होता है, घटता रहता है। जो मान है क्या होता रहता है, घटता रहता है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इसमें दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, किसको, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि -ΔV/ΔX, ठीक है। 2 के च की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। किसको, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो चल कुंडली की धारा सुग्राहिता, धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी,
धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए, किसके लिए? प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो धारामापी की धारा सुग्राहिता है वह कुंडली में, किसमें? कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप में मापी जाती है। मतलब कि 1 सेकंड में आपको कितनी धारा बह रही है उसका मतलब ही होता है प्रति एकांक धारा। ठीक है, अतः धारा सुग्राहिता एस आई बराबर फाई अपान आई बराबर एन ए बी अपान सी। ठीक है, तो धारा की सुग्राहिता एन ए तथा बी का मान बढ़ाकर सी का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। खंड ख की बात करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न उत्तर नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, और 3 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरकीय का मतलब क्या होगा? इंडक्टर। क्या? एक इंडक्टर, यानी एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? किसके बीच? एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर है क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। किसका? प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 0 तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L बराबर 2 पाई FL। क्या हो जाएगा? 2 पाई FL। अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा tan फाई XC माइनस XL अपान R। क्या हो जाएगा? XC माइनस XL अपान R बराबर 0, यानी XC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो C वाला पार्ट है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेरकी है। तो प्रेरकी है तो धारिता वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस XL अपान 0 बराबर इनफाइनाइट, यानी tan फाई बराबर tan पाई बाई 2, यानी कि कलांतर फाई बराबर पाई बाई 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। दिया है फोटान की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। कितना दे रखा है? लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। फोटान की ऊर्जा जूल में, यानी कि E बराबर hc अपान लैम्डा। क्या? फोटान की ऊर्जा जूल में E बराबर hc अपान लैम्डा। तो 6.67 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, यानी कि 5 × 10⁻7 ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ H का मान इसमें कितना है? अगर H के मान की बात करें तो 6.67 × 10⁻34, जो कि प्लांक नियतांक होता है। ये मान आपको रख देना है। उसके बाद प्रकाश की चाल, आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश की चाल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल C बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर लैम्डा का मान दे रखा है क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करेंगे 20.22 × 10⁻26 अपान 5 × 10⁻7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद 44.44 × 10⁻19 जूल। अब आपको निकल जाएगा आंसर जूल में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 4.44 × 10⁻19 अपान 1.6 × 10⁻19, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 2.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि प्रिज्म का वेग तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो, जो यदि प्रिज्म का वेग तथा प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, जो प्रिज्म का कोण है और जो न्यूनतम विचलन कोण है वो बराबर हो,
तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो प्रिज्म कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा एम बराबर है। इसमें जो प्रिज्म कोण ए है और न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा एम है वो क्या है, बराबर है। तो अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम, क्या हो जाएगा, लैम्डा एम। तब प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है एन बराबर साइन ए प्लस लैम्डा एम अपान 2, यानी कि साइन ए बाई 2 आपका हो जाएगा। तो साइन ए प्लस ए अपान 2 यानी कि अपान साइन ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए अपान साइन ए बाई 2, ठीक है। और 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 यानी कि 2 कॉस ए बाई 2 आपका हो जाएगा, क्योंकि साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसको आपको लिख लेना है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है, निम्नलिखित तर्क द्वार की निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक आपको निकालना है, ठीक है। तो y बराबर यहाँ आपको दे रखा है, तो इसका बूलियन व्यंजक आपको निकालना है। तो देखिए ये आपको दे रखा है, आपको देखिए ये एंड गेट है, ठीक है। चलिए इसको हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एंड और नॉट गेट, क्या किया गया, एंड गेट और नॉट गेट संयोजित है, ठीक है। एंड और नॉट, देखिए जो आपका गोला है ना वो नॉट गेट का है और जो यहाँ पर आपको बना हुआ है वो एंड गेट है। तो एंड और नॉट गेट क्या है, संयोजित है। एंड गेट के निर्गत टर्मिनल y डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से संबंधित करने पर, इसमें एंड गेट के निर्गत टर्मिनल और y डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से संबंधित करने पर प्राप्त गेट जो है नैंड गेट कहलाता है। जो गेट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, नैंड गेट कहलाता है। जो सार्वत्रिक गेट है, जो क्या है, एक सार्वत्रिक गेट है। इस प्रकार का इस लॉजिक गेट का निर्गत y का बूलियन व्यंजक y बराबर ए बी बार कहलाता है, ठीक है। ए बी y डैश बराबर a डॉट बी या y बराबर a डॉट बी का बार, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिए अगर हम 0 0 इनपुट देंगे तो जो y डैश हमें क्या मिलेगा, a एंड b बराबर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। a एंड b क्या मिलेगा, 0। जब इसका हम नॉट गेट निकालेंगे, नॉट गेट का मतलब उल्टा है इसका, जब उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 0 1 का जो y डैश यानी एंड गेट निकालेंगे 0 आएगा, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 0 का भी 0 आएगा, जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 1 का 1 आएगा, लेकिन जब इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, 4 के क की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और चैनल को हमेशा लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको जुड़े रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, उत्तल लेंस है तथा अवतल लेंस है, इसकी क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। इसकी जो क्षमता है वो 10 डायोप्टर और एक की 2 डायोप्टर है। डायोप्टर मतलब इसकी क्षमता होती है लेंस की, ठीक है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, जो युग्म लेंस है इसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की क्षमता, जो संयुक्त लेंस की क्षमता है वो P बराबर क्या है, P1 प्लस P2, क्या है, P1 प्लस P2, यानी कि 10 प्लस 10 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 यानी कि 8 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल की प्रकृति आपको आ रही है। तब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो क्या हो जाएगी, 100/P सेंटीमीटर में। तो 100/8 बराबर 25/2, इसको हम काटेंगे 4 से, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर आपको आएगी। F मिल गया हमें, P मिल गया। तो यहाँ पे देखेंगे अब लेंस के सूत्र से 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U से, ठीक है। तो वह 1/12.5 बराबर 1/V माइनस 1/-25। तो 1/V बराबर 1/12.5 माइनस 1/25। तो 1/V बराबर 2 - 1/25 बराबर 1/25।
v बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो प्रकृति में युग्म लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 के ख की बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हमने बहुत बार करवा रखा है, प्रत्येक मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करा रखी है। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पहले पिछले मॉडल पेपर्स को देखकर तब आइए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप शुरू से जब लास्ट तक सॉल्व करते चले आएंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से, किसकी सहायता से, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जिसके फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग, तो फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर d लैम्डा अपन d। ये आपको लिख लेना है और पिछले मॉडल पेपर से इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता रखा है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। यानी कि देखिए एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो औसत आयु है कितना है, 1 दिन है। ठीक है, तो ज्ञात करना है उसकी जो उसके औसत आयु कितना है, 1 दिन है। तो उसमें ज्ञात क्या करना है, इसकी आयु ज्ञात करना है। 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो औसत आयु हो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 1 दिन। कितना हो जाएगी, 1 दिन। तब अर्धायु बराबर कितना हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 टी, यानी कि टी हाफ बराबर 0.693 अपान लैम्डा। टाउ बराबर 1 लैम्डा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 1, क्योंकि 1 दिन की बात कर रहा है। टाउ का मान कितना है, 1 दिन, तो क्या हो जाएगा 0.693 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और यहाँ पर और 24 यानी कि 3600 इंटू 24 यानी कि आपको सेकेंड में यहाँ पर मिल जाएगा। तो 59.59.875 यानी 59,875 सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्ध आयु, ठीक है, अब 3.5 दिन में अर्ध आयु की संख्या, n बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बटे अर्ध आयु। n बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बटे अर्ध आयु बराबर 3.5 अपान 0.693 बराबर 5। ठीक है, अतः अविघटित मात्रा n बराबर n01 अपान 2 की पावर n बराबर n0 हाफ की पावर 5, 16 इंटू 1/32 बराबर 1/2 ग्राम। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है क्योंकि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा क्षण चुंबक क्या करा है इसमें, एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, किसमें, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है। ठीक है, तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण लगता है। कितने, 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण कर लगता है, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो क्षण चुंबक है इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एम इंटू बी बराबर एम बी साइन थीटा, जहाँ थीटा बराबर 30 अंश आपको दे रखा है। तो बल आघूर्ण कितना है, 4 इंटू 10⁻², ये आपको 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है। यम का मान निकालना है। ठीक है, यम का मान इसमें निकालेंगे तभी आपको सूत्र में आगे रखेंगे। और साइन 30 अंश आपका हो जाएगा, तो यम बराबर कितना आएगा, 4.5 इंटू 10⁻² अपान 4.5 इंटू 1/2 बराबर 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। अतः क्षण चुंबक की जो स्थिति ऊर्जा है U बराबर कितना हो जाएगा, -mb cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, -mb इंटू -b बराबर थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो -2 इंटू 10 की पावर -2। देखिए जो यहाँ पर m का मान हमने निकाला यहाँ पर, इस मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे और b का मान कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर 4.5 आपको दे रखा है 10 की पावर -2, ठीक है, और cos 0 डिग्री 4.5 आपको दे रखा है, ठीक है, b का मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए b का मान हमने रखा था 4.5, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र b 4.5, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो -9 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 1, यानी कि -9 इंटू 10 की पावर -2 जूल आपका हो जाएगा। अंगा की बात करेंगे, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आरोपित सीधे तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है 10 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक अनंत लंबाई के क्षेत्र का समान आवेशित जो सीधे तार चालक का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है कितना होती है 1 बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपान आर। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10.0 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है, और अतः तार 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू यहाँ से 2 इंटू लैम्डा का मान 10 इंटू 10 की पावर -8 अपान आर का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। टोटल आंसर आपका कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन से, देखिए व्हीटस्टोन से तो हमने आपको बहुत बार बता रखा है, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। PQR तथा S 4 भुजाओं के प्रतिरोध है, ठीक है। तो 4 के ख की बात करेंगे, इसमें देखेंगे वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत अनुनाद क्या होता है, जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, जो मुख्य धारा है वो आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC के बराबर होता है, अर्थात XL बराबर XC, इसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। श्रेणी अनुनादी परिपथ जो की सहायता से अनुनादी आवृत्ति क्या हो जाएगी, श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अनुनाद की स्थिति में XL माइनस XC बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, यानी ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1 या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या ओमेगा बराबर 1/√LC, ठीक है। जहाँ Z बराबर क्या है R हो जाएगा, तो यह बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा/2 पाई, यह बराबर 1/2 पाई √LC, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखेंगे और है यहाँ पर F आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है जो कि LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। परिपथ की प्रतिरोध का यदि प्रतिरोध अल्प है तो उसकी अनुनादी आवृत्ति FR बराबर क्या हो जाएगी 1/2 पाई √LC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने पर उसकी अनुनादी धारा Imax बराबर V/R कम हो जाती है, ठीक है। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है C बराबर ε0A/d माइनस T प्लस T/K होता है, ये आपको याद कर लेना। 5 के घ की बात करेंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है।
आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा -FO/FE 1 + FE/d। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। खंड य की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? दो पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि, ठीक है, किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके, चलिए आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अब आपको अच्छी तरीके से बताते हैं आंसर। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह प्रक्रिया यानी वह क्रिया या प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में वैद्युत सदिशों के, जो वैद्युत सदिश हैं, उसके कंपनों को निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दिया। जैसे आप टार्च देखते हैं ना, टार्च में जब आप जलाते हैं टार्च में, उसमें जो लेंस होता है वो ध्रुवण का कार्य करता है। जो प्रकाश की बिखरी हुई जो निकलता है ना, उसको आपको समेटने का कार्य करता है, यानी एक फोकस देने का कार्य करता है। उसी को ध्रुवण यहाँ पर समझाया गया है। सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, यह घटना प्रकाश का तरंग प्रकृति को व्यक्त करती है तथा अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करती है। ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, परंतु अब ये सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, बूस्टर का नियम क्या होता है? सन 1808 में फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस ने यह ज्ञात किया कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होता है, परावर्तित का मतलब जब वह निकलता है या होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, समतल ध्रुवित होता है। बूस्टर नियम से यह निष्कर्ष यह निकलता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित परस्पर लंबवत होती है। चित्रानुसार देखेंगे, पोलराइड ए व बी क्रॉसित स्थिति में से हैं, जबकि माना सी की ध्रुवण दिशा ए की ध्रुवण दिशा में थीटा कोण पर रखे जाने पर बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाती है। तब बी की ध्रुवण दिशा सी की ध्रुवण की दिशा से 90 - थीटा कोण बनाएगी। यह आपको फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे जो प्रकाश है चारों दिशाओं में बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे इसको i - i करेंगे तो एक ही दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, फिर आओ करेंगे तो आप देखिए जिसको जिस एंगल पर चाहे घुमा सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर i a cos स्क्वायर थीटा, फिर i b i cos स्क्वायर 90 - थीटा, तो ये आपका प्रकाश ध्रुवण का कुल मिलाकर काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सिम देखेंगे। सन 1811 में बूस्टर ने यह भी बताया कि जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश, ठीक है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा इसके जो कंपन आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत तथा पूर्ण रूप से आपतन तल के समांतर होते हैं। इस आपतन में ध्रुवण कोण IP कहते हैं। पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण IP में निम्न संबंध होता है, यानी कि n = tan IP। यह संबंध बूस्टर का नियम कहलाता है। वायु कांच के लिए कोण IP का मान 57 डिग्री होता है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न अनुसार क्या दिया है, IB = IA/32 यानी कि 1/32। ठीक है, IC cos स्क्वायर 90 - थीटा = 1/32, IC = I cos स्क्वायर थीटा या I cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = 1/32, 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = 1/8, 2 cos थीटा × cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1/8। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, 2 sin tan cos थीटा का होता है, sin 2 थीटा होता है। तो sin स्क्वायर 2 थीटा = 1/8 यानी sin 2 थीटा = 1/2 2 = 2 थीटा = sin इनवर्स यानी कि 1/2 यानी कि थीटा = 1/2 साइन इनवर्स 1/2 यानी कि ए व बी के बीच तीसरा पोलराइड सी थीटा कोण पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या निम्न है। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन की दर की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नंबर देखेंगे, पृष्ठ से
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो पृष्ठ से उत्सर्जित जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नंबर देखेंगे, सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाती है। फोर्थ नंबर देखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति का मान धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की सतह पर आपतन एवं सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने करवा रखा है। तो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 आई माइन आई प्लस आई 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? सभी को बहुत बार क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। ऊंचाई यानी स्टेप अप, अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।